हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 11 नवंबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिक फीचर्स ऑफ रिपोर्ट ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन? फर्स्ट, नॉन लैप्सेबल फंड फॉर फाइनेंसिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस स्पेंडिंग। सेकेंड, परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स टू द स्टेट्स। थर्ड, state specific in-depth financial analysis. So let us see what is the correct answer. Correct answer for this is D 1, 2 and 3. तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। दीज आर सम ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, जिसके अंदर उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस स्पेंडिंग के लिए एक नॉन लैप्सेबल फंड बनाया। नॉन लैप्सेबल फंड मतलब कि ये फंड जो है वो ओपन एंडेड फंड है, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो एवरी ईयर मनी क्रेडिट करेगी। सेकेंड जो है परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स टू दी स्टेट्स, मतलब कि जिस टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बेसिस पे स्टेट्स को पैसे दिए जाते हैं, स्टेट्स को जो फंड्स दिए जाएंगे, तो उसके ऊपर उस स्टेट्स का जितना परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पे उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो इस वजह से सभी स्टेट के अंदर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और स्टेट्स जो है वो अपने अंदर डेवलपमेंट की एक मंशा रखेंगे। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है। इस साल का सबसे स्पेशल फीचर ये है इस फाइनेंस कमीशन का कि उन्होंने स्टेट स्पेसिफिक इन डेप्थ एनालिसिस दिया है, राइट। तो ये फाइनेंस कमीशन ने अपना रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को दिया है। ये भी एक फैक्ट है कि फाइनेंस कमीशन अपना रिपोर्ट किसे देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। दूसरी एक फैक्ट ये भी है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस कौन डिसाइड करता है? तो वो भी प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन उसके ऊपर हम देखेंगे, which of the following are correct terms of references of 15th finance commission? First, vertical as well as horizontal tax devolution. Second, local government grants. Third, disaster management grants. And fourth, GST compensation. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज A 1, 2 and 3. फोर्थ इज इनकरेक्ट। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब 15th फाइनेंस कमीशन को अपने 5 साल के टेन्योर के दौरान कौन से सब्जेक्ट के ऊपर काम करना है और कौन से मैटर पे ये डिसाइड करना है कि पैसे को फंड को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो सबसे पहला टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये है कि वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन, मतलब कि सेंटर स्टेट के बीच में क्या डिवोल्यूशन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के जो वेरियस डिपार्टमेंट्स है उनके अंदर क्या डिवोल्यूशन होगा। तो ये कौन डिसाइड करेगा? 15th फाइनेंस कमीशन। दूसरा है लोकल गवर्नमेंट ग्रांट्स। स्टेट गवर्नमेंट को जो लोकल गवर्नमेंट को ग्रांट्स देनी है वो भी, उसके ऊपर भी रिकमेंडेशंस कौन देता है? 15th फाइनेंस कमीशन। फिर उसके बाद ये भी है डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स। तो ये जब केरला के अंदर डिजास्टर्स आई थी तो उसके चलते एक ये भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऐड की गई थी। जीएसटी कॉम्पनसेशन जो है इट इज नॉट अ टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर 15th फाइनेंस कमीशन बिकॉज इट इज डेल्ट बाय द जीएसटी काउंसिल अलोन अंडर आर्टिकल 279A। तो आंसर होगा A 1, 2 and 3। आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है इसी न्यूज आर्टिकल्स में से मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए गए हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन, लोकल गवर्नमेंट ग्रांट, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये सब टर्म्स ऑफ रेफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट about National Clean Air Program? First, it aims to reduce carbon dioxide emission by 20 to 30% by 2024. Second, it considers 2017 as the base year to check air quality. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज इट एम्स टू रिड्यूस पार्टिकुलेट मैटर 2.5 PM 2.5 emission by 20 to 30% by the year 2024। और ये चेक कैसे होगा? बाय कंसिडरिंग 2017 एज द बेस ईयर। उसकी कंपैरिजन में करंट ईयर के अंदर ये एमिशन कितना रिड्यूस हुआ है, तो रिडक्शन का टारगेट इतना रखा है। तो इस वजह से आंसर होगा बी सेकेंड ओनली। तो अभी ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है उसके बारे में ये न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल था जिसके अंदर गवर्नमेंट ने रिसेंटली
4,400 करोड़ अप्लाई किए हैं, इस फंड दिया है इस पर्टिकुलर एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए फॉर 2020-21। लेकिन क्या ये फंड इनफ है? क्या नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है वो इतने फंड से ये समस्या जो है उसे हल कर पाएगा या नहीं? तो इसके बारे में ये न्यूज आर्टिकल है, काफी अच्छा आर्टिकल है, आपको पढ़ना चाहिए। Question number 4. Who among the following was the president of US when India became a member of East Asia Summit? Option A Donald Trump, option B Barack Obama, option C George W Bush and option D Bill Clinton. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी बराक ओबामा। अब देखिए आपको ये लगेगा कि ये चीज इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है, कि इसका रेलेवेंस क्या है? बिकॉज इट वॉज दी ओबामा गवर्नमेंट जिन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया था ईस्ट एशिया समिट का मेंबर बनने के लिए, एंड विद द हेल्प ऑफ ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ ईस्ट एशिया समिट। तो इस वजह से इसका रेलेवेंस है। तो जब जो बाइडेन जो है वो जीत के आया है चुनाव के अंदर, तो इसकी वजह से इंडिया के ऊपर क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स आएंगे उसके बारे में ये न्यूज आर्टिकल है। इसी न्यूज आर्टिकल के अंदर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ओबामा एरा के दौरान इंडिया और यूएस के बीच में क्या डेवलपमेंट्स हुए थे। बिकॉज इन दी प्रेसिडेंशियल शिप ऑफ ओबामा जो बाइडेन जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ पे लिखा है कि किस तरीके से उन्होंने इंडिया को मदद की थी, जैसे कि it supported India for the permanent membership of UNSC, United Nations Security Council. It also supported India to become the member of nuclear supplier group, लेकिन इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं बन सका, and it helped it became a member of East Asia Summit. Question number 5. Which of the following statement is or are correct about Iran nuclear deal? First, under this deal, Iran agreed to rein its nuclear program. Second, UK and France are the only two European countries as the member of this deal. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए वन ओनली। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है। ईरान न्यूक्लियर डील के अंदर ईरान ने ये डिसीजन लिया कि वो अपने जितने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कंट्रोल करेगा due to sanctions imposed by the United States, because it was alleged that Iran is in the production of weapons of mass destruction using this nuclear program. तो जो P5+1 कंट्रीज है, P5 मतलब कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स, जिसके अंदर यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, और +1 का मतलब होता है जर्मनी। तो इन सभी ने मिलकर ईरान के ऊपर ये सैंक्शंस लगाए थे। अब आपको यहां से पता चल जाएगा कि यूके एंड फ्रांस आर नॉट ओनली टू कंट्रीज दैट बिलोंग्स टू यूरोप, देयर इज जर्मनी ऑल्सो। जर्मनी भी एक यूरोपियन कंट्री है। तो इस वजह से ये सेकंड जो है वो इनकरेक्ट होगा। आंसर इज ए वन ओनली। सो ये भी एक दूसरा आर्टिकल है कि जो बाइडेन के आने से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्या कंसर्न्स होंगे, and it particularly talks about the JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action. इसका दूसरा नाम क्या है? ईरान न्यूक्लियर डील। क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following country is not a part of Horn of Africa? First, Ethiopia. Second, Somalia. Third, Eritrea. And fourth, Kenya. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, केन्या। हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब कि अफ्रीका कंटिनेंट का जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, यहां पे आप देख सकते हैं इसका शेप जो है वो हॉर्न लाइक शेप है, राइट। तो यहां पे टोटल 4 कंट्रीज है। फर्स्ट इज एरिट्रिया, फिर उसके बाद है जिबूटी, इथोपिया एंड सोमालिया। केनिया जो है वो यहां पे है एंड इट इज नॉट पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्रीज। तो इस वजह से आंसर होगा डी, केनिया। सो अभी हॉर्न ऑफ अफ्रीकन रीजन्स इसलिए न्यूज में है बिकॉज वहां पे इथोपिया के अंदर जो एथनिक क्लैशेस चल रहे हैं, इस वजह से ये पूरा रीजन न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन यूज हिज पर्सनल डिस्क्रिशन टू अपॉइंट एनी मेंबर एज चीफ मिनिस्टर। सेकेंड, गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन
passed by state legislative assembly with a special majority. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। गवर्नर जो है उसका पर्सनल डिस्क्रिशन यूज नहीं कर सकते किसी भी चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए। वहां पे सिर्फ ये लिखा है कि चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, लेकिन गवर्नर को जो मेजोरिटी पार्टी है, मतलब जिस पार्टी ने मेजोरिटी सिक्योर की है किसी भी इलेक्शन के अंदर, तो उन मेंबर्स के जो लीडर है उनको ही चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करना होगा। तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी इनकरेक्ट है, बिकॉज गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन दिस स्टेटमेंट इज रिटन। इसका मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट के पास ये ऑथोरिटी है कि जब चाहे वो गवर्नर को निकाल सकता है, उसके लिए कोई भी स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से सेकंड जो है वो भी इनकरेक्ट होगा। आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। सो अभी बिहार के अंदर इलेक्शंस की रिजल्ट आ रहे हैं और उसके अंदर अनसर्टेनिटी है, बिकॉज क्लियर कट कंपटीशन है दोनों अलायंस के बीच में। तो इस वजह से जब भी कोई लीडर बनेगा मेजोरिटी के अंदर, तो गवर्नर का रोल आएगा कि किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO? फर्स्ट कजाकिस्तान, सेकंड रशिया, थर्ड ताजिकिस्तान एंड फोर्थ तुर्कमेनिस्तान। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, तुर्कमेनिस्तान। यहां पे आप मेंबर कंट्रीज देख सकते हैं शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, जिसके अंदर रशिया है, चाइना इज देयर, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। तो ये मेंबर कंट्रीज है SCO के अंदर। तुर्कमेनिस्तान जो है उसका मेंबर नहीं है। येलो कलर में जो दिए है ईरान, अफगानिस्तान, मंगोलिया एंड बेलारूस, दीज आर द ऑब्जर्वर मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो SCO की एनुअल समिट हुई थी, जिसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने एड्रेस किया था, एंड PM6 रिस्पेक्ट फॉर द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। Question number 9, which steps are taken under graded response action plan when the air quality in a particular area falls to severe category? First, closing brick kilns. Second, encourage off-peak public transport. Third, shutting off schools. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज D, 1, 2 एंड 3। तीनों स्टेप जो है वो करेक्ट है। जब किसी एरिया के अंदर एयर क्वालिटी जो है वो सीवियर हो जाए या फिर उससे ज्यादा हो जाती है, तो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के अंडर जो ब्रिक किल्स है उनको बंद किया जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एनकरेज किया जाता है, दैट इज ऑफ पीक, मतलब कि जिस टाइम के दौरान ट्रैफिक ज्यादा ना हो। दूसरा कि स्कूल्स जो है वो बंद की जाती है अगर कैटेगरी हो जाती है इमरजेंसी या फिर सीवियर प्लस, राइट। So answer is D, 1, 2 and 3. So severe air pollution for 6th day in the city, that is Delhi NCR, और ये एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम जो है वो काफी भी सीरियस हो जा रही है। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is correct? Which of the following recently announced implementation of health information management system and providing e-health card to the residents? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी इज दिल्ली एंड ऑप्शन डी सिक्किम। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, दिल्ली। दिल्ली ने रिसेंटली ये जो हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है उसको लागू किया है, और उसी के साथ में जो रेसिडेंट है उनको ई हेल्थ कार्ड दिया जाएगा बाय द ईयर 2021 एज पर द अनाउंसमेंट मेड बाय द चीफ मिनिस्टर, दैट इज अरविंद केजरीवाल। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।